नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल देशमुख एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं प्रॉफिट फ्रॉम इट की ये 2023 की क्वार्टर 3 की रिजल्ट की श्रृंखला में। आज हम इस श्रृंखला में जो कंपनी प्रेजेंट करने वाले हैं वो कंपनी है नौकरी यानी इन्फोएज। तो हम देखते हैं कि नौकरी का इस रिजल्ट में हम देखेंगे कि नौकरी का पास्ट कैसा है, फिर इसका भी करंट ट्रेंड क्या है, निफ्टी का इस 9 मंथ का रिजल्ट क्या है, उसके बाद उसके कुछ वैल्यूएशंस देखेंगे, उसके हमारे लिए बाइंग रेंज या रिकमेंडेशन सब हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके डाटा की ओर। तो दोस्तों ये भी आपके सामने है नौकरी का हिस्ट्री। तो अगर हम देखेंगे तो 2007 में नौकरी 91 करोड़ का सेल करता था और उसका प्रॉफिट 13 करोड़ का था, और उसके मार्जिन जो थे वो 14% के मार्जिन थे। उसके बाद अगर हम उसको 2007-8 में देखिए, अगर 2008 में भी हम देखेंगे तो उसका जो धंधा है वो 91% से बढ़कर के 157 करोड़ तक पहुंच गया, और उसका प्रॉफिट भी जो है वो 13,000 से बढ़कर के 27,000 करोड़ तक पहुंच गया। अगर इसी तरह से हम देखें आने वाले आगे के 10 सालों में तो नौकरी जो 2018 में अगर इसको देखें तो जो उसका 2008 में 157 करोड़ का जो बिजनेस वो धंधा करती थी, वो धंधा अभी वो 988 करोड़ का उसका धंधा हो गया है। और उसका जो प्रॉफिट था जो 27 करोड़ का प्रॉफिट करती थी वो लगभग 501 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, यानी कि प्रॉफिट में भी काफी अच्छा उछाल आया और इसके धंधे में भी काफी अच्छा उछाल आया। अभी जो कि एक नौकरी एक टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है और एक जो होल्डिंग की कंपनी है, तो इसमें इसको जो है कभी कभी इसको एक एक्सेप्शनल गेन्स और लॉस होते रहते, तो इसका भी इफेक्ट हमको यहाँ पे नजर आ रहा है। जैसे ये 2012 है, यहाँ पे इसका प्रॉफिट टूटा यानी कि -5.7 यानी कि 6 करोड़ का लॉस है। फिर वैसे अगर हम देखें तो सेम हम 2016 में भी देख रहे हैं 252 करोड़ का इसका लॉस है। वैसे हम देख रहे हैं कि 2020 में इसका 246 करोड़ का लॉस है। तो जो कि एक होल्डिंग कंपनी और स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट करती है, तो जब भी कभी उनके कुछ एक्सेप्शनल लॉस आते हैं जो कि वन टाइम होते हैं, हर बार ये नहीं होने वाले, तो एक ही बार वो जो लॉस होते हैं वो यहाँ पे इनके प्रॉफिट को यहाँ पे अफेक्ट करते हैं। तो इस कंपनी में क्या है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वोलाटिलिटी रहेगी। तो ये टेक्नोलॉजी या फिर स्टार्टअप वाली कंपनी में हम थोड़ा सा वोलाटिलिटी की उम्मीद करेंगे। तो हम यहाँ अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो हमको थोड़ा सा इसके वोलाटिलिटी को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। अभी इसके बाद अगर हम देखें 2022 में, तो 2022 में इसका जो सेल्स है वो यानी कि इसने जो धंधा किया वो 1590 करोड़ का धंधा किया, लेकिन यहाँ पे इसका जो प्रॉफिट हमें दिख रहा है वो लगभग 12,800 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी ऊपर को बात किया, जब मैं आपको कंपनी के लॉस बता रहा था, वैसे इसका एक्सेप्शनल गेन है ये 12,882 करोड़ जो प्रॉफिट दिख रहा है। उस टाइम पे उन्होंने जोमेटो का जो लिस्टिंग हुआ था उस टाइम पे उनको जोमेटो के आईपीओ के टाइम पे उनको 10,000 करोड़ का यहाँ पे उनके इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हुआ था। तो इसी की वजह से हमें धंधों से ज्यादा यहाँ पे इनके प्रॉफिट्स नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ये इसका सेल्स और प्रॉफिट, अभी थोड़ा इसका मार्जिन भी देखते हैं। तो इसका जो मार्जिन है वो भी काफी अच्छा इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। लाइक उन्होंने एवरेज मार्जिन 14-15% के अराउंड मार्जिन मेंटेन किया, और वो बढ़ते बढ़ते भी उनका मार्जिन काफी अच्छा यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम ओवरऑल देखें तो इन्होंने जो इनका सेल्स का जो ग्रोथ है वो लगभग 21% के CAGR के ग्रोथ से इनके सेल्स बढ़े, और इनके जो प्रॉफिट्स है वो प्रॉफिट भी लगभग 58% के CAGR से इनके यहाँ पे प्रॉफिट बढ़े हुए। इसके बाद अगर हम इसके रिजर्व की बात करें तो इनिशियली 2007 में इनका जो रिजर्व था वो 2 करोड़ का रिजर्व था, वो आज बढ़ते बढ़ते उनका रिजर्व लगभग 14,000 करोड़ यानी कि 14,108 करोड़ हो गया है। इसका जो 2022 का जो रिजर्व था वो 17,000 करोड़ का था, वो थोड़ा सा पिछले क्वार्टर यानी कि H1 में थोड़ा सा घट करके 14,000 करोड़ हो चुका है। लेकिन अगर ये पूरा अगर हम रिजर्व को देखें तो रिजर्व भी 81% से इसका रिजर्व भी ग्रो हुआ है। तो यहाँ पे काफी अच्छा यहाँ पे हमें रिजर्व में भी एक उछाल देखने को मिला है, यानी कि अगर इसका रिजर्व बढ़ा है तो हमारा बुक वैल्यू भी बढ़ा है, और ये जो कंपनी है हमें कंसिस्टेंट डिविडेंड भी दे रही है और प्राइस एप्रिसिएशन भी हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो अभी हमने ये तो देखा कि पास्ट में इस कंपनी ने काफी अच्छा हमें यहाँ पे बिजनेस यहाँ पे काफी अच्छा इसके बिजनेस से हमने पैसा यहाँ पे इसने इनके इन्वेस्टर्स को कमा के दिया है। अब थोड़ा सा हम नौकरी को और डीप में समझने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए मैं आपके सामने
कुछ उसके स्लाइड्स यहाँ पे रखूंगा। तो ये नौकरी के मेन 4 बिजनेसेस, जो कि नौकरी.com है, जो कि एक रिक्रूटमेंट का सर्च इंजन है। 99 एकर्स है, जो एक ऑनलाइन रियल एस्टेट सर्च पोर्टल है। दूसरा जीवनसाथी.com है, जो कि एक मैट्रिनोमी है। और एक है उसका शिक्षा का, जो कि एजुकेशन क्लासिफाइड इसका एक पोर्टल है। तो ये नौकरी के मेन बिजनेसेस है जहाँ से उनको रेवेन्यूज मिलते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो इनका टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप में जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि जोमेटो और पॉलिसी बाजार में इनका इन्वेस्टमेंट है। तो अगर जोमेटो में हम देखें तो जोमेटो में इनका लगभग 14% का यहाँ पे इनका टोटल जोमेटो में स्टेक है। और अगर हम पॉलिसी बाजार में देखें तो लगभग 13% यानी 13% का यहाँ पे इनका पॉलिसी बाजार में भी हमें यहाँ पे स्टेक यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद अगर इनका अनलिस्टेड एंटिटीज में अगर हम देखें तो 20 एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स है, जो कि उनका लगभग जो बुक वैल्यू है 600 करोड़ के अराउंड इसका बुक वैल्यू है, जिसमें से वो जैसे कुछ बड़े कंपनी है जैसे शॉप किराना, शिप्सी, ग्रामोफोन, अड्डा 247 बिजनेस, ये इनके कुछ टॉप ये कंपनीज यहाँ पे है। और उसके साथ साथ इन्होंने एक AIF भी किया है, जिससे भी उनको थोड़ा सा यहाँ पे फंड रेज यहाँ पे। इसके बाद अगर हम देखें तो इसका जो है वो रेवेन्यू जो है वो बाय प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री। तो अगर हम यहाँ देखें तो 50% ऑफ कंसल्टेंट कैटर्स ऑफ IT, यानी कि लगभग 48 से 50% का जो धंधा है उसका वो उसको IT से ही मिल रहा है। तो ये जो सबसे बड़ा इनका धंधा जो नौकरी का है वो उनको IT से ही आ रहा है। यानी कि अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे भी हमको यहाँ चार्ट में क्लियर दिख रहा है कि IT एंड IT से यहाँ पे दिख रहा है, रिक्रूटमेंट सर्विसेज दिख रहा है, इंफ्रा, फिर बैंकिंग, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। तो इस तरह से इनका सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू आता है वो उनका IT एंड IT रिलेटेड कंपनी से इनको यहाँ पे रेवेन्यू मिल रहा है। अब हम देखते हैं कि नौकरी के कुछ इन्वेस्टमेंट्स। तो नौकरी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो इनके कुछ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया है, जिसको हम उनके पार्टली ओनर्ड सब्सिडरी कंपनीज भी बोल सकते हैं। तो उसमें जैसे 4B नेटवर्क हो गया या जोमेटो हो गया, पॉलिसी बाजार हो गया। तो ये कुल मिला करके उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 3,500 करोड़ का इनका यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। अभी ये तो हो गया उनका अनलिस्टेड कंपनीज का इन्वेस्टमेंट। इसके बाद इनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अगर देखिए तो यहाँ पे इन्होंने इन डिटेल दिया कि कौन से कंपनी में इन्होंने कितना परसेंटेज का स्टेक यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ है। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है हमको, जैसे हैप्पीली अनमैरिड हो गया या फिर ये हो गया, तो किसमें 30%, 34%। तो ऐसा कुल मिला के इनका जो है वो 600 करोड़ का टोटल इनका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमें दिख रहा है। उसके बाद अगर हम इनका स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देखिए तो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्या है, तो इनका जो है उन्होंने अभी ये जो Zwayam डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड है और एक्सिली लैब्स प्राइवेट लिमिटेड है, ये पूरा इसमें उन्होंने 100% का स्टेक यहाँ पे उन्होंने किया, यानी कि ये 2 कंपनी में भी पूरा हो गया। तो भी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो जैसे इन कंपनियों को किसी किसी कंपनी से कुछ अलग अलग चीजें आउटसोर्स करनी पड़ती है। जैसे कुछ कंपनी से इनको सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है या फिर ऐसी कुछ चीजें उनको खरीदना पड़ता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि इन्हीं कंपनी में अपना एक स्टेक बढ़ा देते हैं, यानी कि अगर ये उन कंपनी से कुछ उनको सर्विसेज देते भी है तो उनको पता है कि अगर हमारा स्टेक अगर इतना है 100% है, 79% स्टेक है, तो ये जो भी हम यहाँ पे इनको जो भी सर्विस इनके लेंगे तो उसमें उसके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमारे पास पक्का आने वाला है। तो इसी वजह से ये क्या करते हैं कि ये स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट ये अलग अलग कंपनीज में करते, तो वो भी इन्वेस्टमेंट उनका कुल मिला के लगभग 500 करोड़ के अराउंड ये भी इनका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। दोस्तों ये तो हो गया अभी हमारा ये कुछ इसका पास्ट। अभी हम देखेंगे तो दोस्तों ये है नौकरी का करंट ट्रेंड, यानी कि नौकरी जो है उसका जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो सेल्स का ग्रोथ था वो 41% था, फिर Q1 में बढ़ करके वो 66% हो गया, फिर H1 में वो 66 के अराउंड यानी कि 65.76 यानी कि 66 ही रहा। अभी जस्ट 9 मंथ में वो थोड़ा सा हमें डाउन होता हुआ दिख रहा है, यानी कि 56% का जो सेल्स ग्रोथ है वो यहाँ पे हमें 66% का जो सेल्स ग्रोथ है वो 9 मंथ में 56% यानी कि थोड़ा सा डाउन हुआ है। तो ये पूरा सीनियर देखते हैं हम इसको जो अभी मार्च 2023 में जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे 50% के हमें यहाँ पे सेल्स ग्रोथ की यहाँ पे हमें उम्मीद यहाँ पे नजर आ रही है। उसके बाद अगर हम मार्जिन को देखेंगे तो मार्जिन भी इसके फाइनेंशियल ईयर पे जब इसका फाइनेंशियल ईयर 2022 खत्म हो गया तो 52% के इसके मार्जिन थे, जो कि Q1 आते थे बढ़ करके 74% हो गए।
फिर H1 आते आते उसके मार्जिन घट करके 43% तक 42% तक आ गए। और अभी अगर हम 9 मंथ में देखेंगे तो इसके जो मार्जिन है वो 25% आए। तो ये सब देखते हुए हम इसको जो मार्जिन को जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो मार्जिन को हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं 25% का मार्जिन यहाँ पे 2023 मार्च में अभी यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम इसके प्रॉफिट को देखें तो इसका जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो प्रॉफिट दिख रहा था हमको 118% दिख रहा था, वही जो हमने अभी बात किया। तो जोमेटो का एक्सेप्शनल गेन की वजह से वो प्रॉफिट था। इसके बाद अगर हम Q1 में अगर इसको देखें तो Q1 में जो इसका प्रॉफिट था, इसका H1 में जो प्रॉफिट था वो 74% था। और अभी जो 9 मंथ में है तो ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे प्रॉफिट में हमें यहाँ पे डी ग्रोथ दिख रहा है, यानी कि 64% का यहाँ पे प्रॉफिट इनका 64% का प्रॉफिट यहाँ पे डी ग्रोथ हुआ है। तो ये सब कंसिडरेशन, इस सब को कंसिडर करते हुए हमें भी अभी जो उम्मीद कर रहे हैं 2023 में उसको हमने प्रॉफिट में थोड़ा सा घटा करके 95% डी ग्रोथ का यहाँ पे हमने उम्मीद किया हुआ है। ये तो हो गया इसका करंट ट्रेंड। अभी इसके बाद हम देखते हैं इसके ये 9 मंथ के रिजल्ट्स। अगर हम 9 मंथ में अगर इसको देखें तो इनका यहाँ पे जो इनकम बढ़ा है वो 56% से बढ़ा है और इनके जो खर्चे बढ़े वो 70% से बढ़े, यानी कि यहाँ पे इनकम से ज्यादा यहाँ पे खर्चे बढ़े हुए। इसके बाद अगर हम फाइनेंस देखें तो ये भी हमारा 58% से बढ़ा हुआ है। और अगर हम इसके प्रॉफिट्स अगर यहाँ पे देखें तो इसके प्रॉफिट जो 64% से टूटे हैं। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके प्रॉफिट्स क्यों टूटे। तो ये जो क्वार्टर था इसमें कंपनी ने एक एक्सेप्शनल लॉस किया लगभग 400 करोड़ का, जो कि हम वन टाइम होता है। जो कि मैंने शुरू में बोला कि टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है तो इसमें एक्सेप्शनल लॉस भी यहाँ पे होते, वैसे इनके एक्सेप्शनल प्रॉफिट्स भी होते, जैसे हमने जोमेटो में भी देखा था। तो भी हम देखते हैं यहाँ पे समझते हैं कि वो एक्सेप्शनल लॉस किस चीज का है। तो अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है तो यहाँ पे 9 मंथ का ये 500 लगभग 500 करोड़ का जो लॉस दिख रहा है 4B नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड का, वो लॉस जो है प्रोविजन ऑब्लिक रिवर्सल ऑफ डिमिन्यूशन इन कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्होंने जो एक 4B नेटवर्क जो इनका इन्वेस्टमेंट वाला कंपनी है इसमें से जो कुछ स्टेक घटाया, तो उस स्टेक घटाने की वजह से जो उनको लॉस आया वो लॉस यहाँ पे हमें 520 करोड़ का यहाँ पे वो लॉस नजर आ रहा है। और अगर यहाँ पे हम देखें तो हमने कुल मिला के देखा था कि यहाँ 400 करोड़ का उनका लॉस है। तो ये 108 करोड़ क्या है, अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे उनका जो एक सनराइज मेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड करके जो इन्वेस्टमेंट है तो वहां पे उनको गेन ऑन फेयर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो इसके पास इनके जो स्टेक पड़ा हुआ है तो उस स्टेक का जो प्राइस उसके जो प्राइसेस बढ़े तो उसकी वजह से जो उनको यहाँ पे गेन दिख रहा है वो वैल्यूएशन इनका इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएशन का जो गेन है वो 108 करोड़ दिख रहा है। तो इस तरह से ये कुल मिला करके अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे इनका ये 411 करोड़ का हमें यहाँ पे टोटल लॉस दिख रहा है। तो यही वजह है कि हमारा इस क्वार्टर में मार्जिन भी थोड़ा टूटा हुआ है और यहाँ पे हमारे प्रॉफिट्स भी यहाँ पे टूटे हुए। अब हम वापस अपने यहाँ पे रिजल्ट पे चलते हैं। अभी हम ये देखेंगे कि इसका जो 56% का जो सेल्स में ग्रोथ आया है तो वो सेल्स में ग्रोथ आया कहाँ से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इसके सेगमेंट रेवेन्यूज को। तो यहाँ पे अगर हम इसके सेगमेंट रेवेन्यूज को समझने की कोशिश करें तो इनका जो कंपनी है Naukri.com, अभी इनके जितने भी कंपनीज है या फिर जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट है तो अभी सिर्फ और सिर्फ Naukri.com एक ही कंपनी इनका कमा रहा है, बाकी ज्यादातर कंपनीज इनके लॉस कर रहे हैं। तो ये नौकरी कंपनी का जो इनकम है या फिर वो इस तरह से कमा रहा है कि वो सारे लॉस कवर करके भी कंपनी को ये अपना प्रॉफिट में ला रहा है। तो अगर इन फ्यूचर नौकरी जैसे अगर और 2-3 कंपनीज भी इनके प्रॉफिट में आ जाए तो इसमें हम एक अच्छे ग्रोथ की यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं। अगर देखिए तो ये जो रिक्रूटमेंट सॉल्यूशंस है इसका इनके धंधे 74% के धंधे इनको यहाँ से रिक्रूटमेंट से आते हैं, जो कि 57% से ये ग्रो हुए, तो ये काफी अच्छी बात है। उसके बाद 99 एकर्स जो है उसमें भी उनके 12% का उनका धंधे यहाँ से देते हैं, वो भी लगभग 34% से बढ़ा है। और जो अदर बिजनेसेस है उनके वो भी लगभग 75% से बढ़े। तो यहाँ पे एक अच्छा हमें यहाँ पे उनका इनकम यहाँ पे आता हुआ देख रहे हैं। अभी हम इसके बाद जो हमारा यहाँ पे एक्सपेंस है जो 70% से बढ़ा, तो हम उसके कुछ देखने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों और कहाँ से बढ़ा। तो सबसे पहले तो ये टेक्नोलॉजी वाली कंपनी, तो इसके सबसे ज्यादा खर्चे जो होंगे वो तो एम्प्लॉय के खर्चे ही होते हैं। तो एम्प्लॉय के जो खर्चे टोटल खर्चों में 60% इनके एम्प्लॉय के खर्चे, जो कि काफी ज्यादा है, यानी कि 60% से इनके बढ़े हुए।
फिर उनका जो दूसरा बड़ा खर्चा होता है वो एड एंड प्रमोशन कॉस्ट, तो वो भी लगभग 63% से बढ़े हुए। बाकी इनके अदर एक्सपेंसेस और इनका जो शेयर है वो ज्यादा नहीं, 12% 3% है, तो लेकिन वो भी बढ़े। तो इसी की वजह से हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इनके यहाँ पे खर्चे भी बहुत यहाँ पे बढ़े हुए हैं। अभी इसके बाद हम कुछ इसके फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस देखने की कोशिश करते हैं। तो हम इसको 2023 में जो सेल्स का हम उम्मीद कर रहे हैं वो लगभग 2300 करोड़ के सेल्स के हम यहाँ पे 2023 खत्म होते तो उम्मीद कर रहे हैं। इसके प्रॉफिट में हम लगभग 600 करोड़ की उम्मीद कर रहे हैं। इसका ईपीएस जो है 50 रह सकता है, और इसका जो फेयर वैल्यू है वो लगभग 1734 के अराउंड यहाँ पे हो सकता है। अगर इसी को हम 2025 में हम देखें तो 2025 में हम इसमें सेल्स की उम्मीद कर रहे हैं जो कि 2300 से बढ़कर के 3400 करोड़ तक जा सकता है। उसके बाद इसका जो प्रॉफिट है वो 745 करोड़ तक जा सकता है, ईपीएस 62 हो सकता है, और इसका फेयर वैल्यू जो 2100 क्रॉस हो सकता है। इसके बाद अगर हम 2030 में इसको अगर देखने की कोशिश करें तो 2030 में इसने जो 2030 का इसका जो हम सेल्स में उम्मीद कर रहे हो 8,500 करोड़ का सेल उम्मीद कर रहे हो। उसके बाद उसका जो प्रॉफिट उम्मीद कर रहे हो 1800 करोड़ का प्रॉफिट उम्मीद कर रहे हैं, और अभी उसके बाद हम जो इसका ईपीएस उम्मीद कर रहे हो 154 का, और इसका जो फेयर वैल्यू है वो 5000 करोड़ का यहाँ पे हमें फेयर वैल्यू यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं। तो ये तो हो गया 2030। उसके बाद 2035 में अगर हम देखें तो ये लगभग 17,000 करोड़ का धंधा कर सकता है, 3,700 करोड़ का प्रॉफिट, 310 तक इसका ईपीएस हो सकता है, और इसका जो फेयर वैल्यू है वो इसका 10,800 तक इसका फेयर वैल्यू आ सकता है। अभी हम थोड़े इसके वैल्यूएशंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम इसके ईपीएस को समझते हैं। अभी हमको यहाँ पे इसका ईपीएस दिख रहा है 2022 का 991। तो इसका जो रीजन है कि 991 जो ईपीएस आ रहा है, तो उनको उस टाइम पे जोमेटो का जो एक्सेप्शनल गेन हुआ था जो एक ही बार हुआ था, तो वो लगभग 10,000 करोड़ का था, यानी कि कुल उनका 12,000 करोड़ जो प्रॉफिट हुआ था उसी की वजह से हमको यहाँ पे ईपीएस इतना ज्यादा दिख रहा है। लेकिन अभी हमने इस क्वार्टर में ये भी देखा कि जिस तरह से ये एक्सेप्शनल गेन कर रहा है उसी तरह से एक्सेप्शनल लॉस भी कर रहा है, यानी कि अभी इसने 400 करोड़ का लॉस भी इस क्वार्टर में किया। तो ये जो कंपनीज है सबको लगता है कि जैसे जोमेटो का इनको जो प्रॉफिट हुआ तो सबको लग रहा था कि स्टार्टअप वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन ये देखिए अभी जैसे हम इसमें प्रॉफिट भी देख रहे थे जोमेटो के टाइम पे, उसी तरह से अभी हम यहाँ पे 411 करोड़ का यहाँ पे हमने लॉस भी देख लिया। तो अगर ये जो होल्डिंग वाली कंपनीज होती है, स्टार्टअप वाली कंपनीज होती है, अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो इस चीजों के लिए हमको प्रिपेयर रहना है कि एक एक्सेप्शनल गेन भी करेंगे और एक्सेप्शनल लॉस भी करेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको हमारे इन्वेस्टमेंट का इसको कितना वेटेज देना है वो आगे यहाँ पे हम देखेंगे। इसके बाद हम कुछ इसके मैनेजमेंट्स के कमेंट्री को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का जो कमेंट्री है उसमें सबसे पहला जो उनका पॉइंट है वो उन्होंने नौकरी का जो रेवेन्यू का सोर्स है वो सोर्स दिए। तो उन्होंने क्या बोला कि B2B रेवेन्यूज कंप्राइज 90% ऑफ ओवरऑल नौकरी रेवेन्यू, यानी कि नौकरी जो भी रेवेन्यू करता है उसमें से लगभग 90% यानी कि मैक्सिमम रेवेन्यू उनको B2B आता है। B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि नौकरी के पोर्टल पे जिन लोगों ने एक अपना खुद का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है कि जिनको एम्प्लॉय चाहिए होते हैं, तो उन लोगों को नौकरी यहाँ पे चार्ज करता है, तो और उसका जो रेवेन्यू आता है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पे 90% का रेवेन्यू यहाँ पे उनको दिख रहा है। और इसमें B2C क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि जिन लोगों को नौकरी का जरूरत है तो वो लोग naukri.com पे नौकरी ढूंढते हैं, और उनको जब उनको अगर कहीं पे जॉब मिलता है तो नौकरी उनको चार्ज नहीं करता, क्योंकि अभी तो वो नौकरी ढूंढ रहे तो उनको नौकरी यहाँ पे naukri.com चार्ज नहीं कर सकता। तो इसीलिए इनका जो मेन रेवेन्यू है वो B2B के बिजनेस से यहाँ पे इनको आता है। फिर उनका जो दूसरा पॉइंट इसमें है कि वी आर सीइंग सम कंसर्न अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स व्हिच आर इम्पैक्टिंग हायरिंग ऑन द प्लेटफॉर्म बाय आईटी कस्टमर्स, यानी कि इनका जो मेजर जो इनका हायरिंग होता है वो आईटी एंड आईटी रिलेटेड कंपनी से होता है। तो यहाँ पे वो क्लियर दिख रहा है कि कुछ उनको यहाँ पे आईटी की कंपनी में स्लो डाउन हुआ है, तो इसी की वजह से उनका जो सेल्स टीम है उन्होंने उनका जो अभी फोकस है वो नॉन आईटी कस्टमर्स की तरफ यहाँ पे उन्होंने बढ़ाया हुआ है। अभी इसका अगर तीसरा पॉइंट हम देखें तो वी आर सीइंग इफेक्ट ऑन आईटी कस्टमर रिक्रूटमेंट फ्रॉम प्रीवियस 7 to 8 क्वार्टर्स, यानी कि पिछले ऑलमोस्ट 2 सालों से इनका आईटी का जो रिक्रूटमेंट है, जो आईटी का बिजनेस है उनका अफेक्टेड है। और उन्होंने आगे ये दिया कि आईटी हायरिंग डिक्लाइन बाय अराउंड 25%,
यानी कि अगर हम देखें तो ये आईटी हमेशा 15% के ग्रोथ में रहता था, जो कि अगर 25% का डिक्लाइन है, यानी कि अगर हम इस गैप को देखें तो लगभग 40% यहाँ पे उनका यहाँ पे डिक्लाइन दिख रहा है। तो यही वजह है कि हमको यहाँ पे नौकरी में इस बार प्रॉफिट में थोड़ा सा हमें स्लो डाउन यहाँ पे नजर आ रहा है। यही बात उन्होंने आगे उनके फोर्थ पॉइंट में समझाई है कि वी आर सीइंग स्लो डाउन इन बिलिंग ग्रोथ फ्रॉम लास्ट 2 to 3 क्वार्टर्स। ये भी जो उन्होंने ऊपर बताया हमें, जो कि उनका डिक्लाइन जो हुआ है आईटी की वजह से उसका। अभी उसके बाद उन्होंने एक पांचवें पॉइंट में ये बताया है कि अभी ये जो टफ टाइम चल रहा है तो उसमें उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स को काफी यहाँ पे कम कर दिया है, और अभी वो बहुत ज्यादा केयरफुल है जब भी कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो यानी कि अभी इन्वेस्टमेंट करते समय अपने आप को काफी ये केयरफुल रख के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी अगर 99 एकड़ को देखिए तो 99 एकड़ में उनको यहाँ पे दो चैलेंजेस आ रहे हैं। पहला चैलेंज ये है कि लोगों ने अपना घर या फिर जिस भी चीज के लिए अपने दिमाग में एक बजट फिक्स करके रखा हुआ है कि उसी बजट के आगे वो खुद को भी एक्सटेंड नहीं कर रहे। ये तो उनके लिए सबसे पहला चैलेंज होगा। और दूसरा जो चैलेंज है, पिछले कुछ क्वार्टर से होम लोन्स में रेट हाइक हुए, तो ये भी कस्टमर्स वेट कर रहे हैं कि थोड़े रीजनेबल इंटरेस्ट रेट इनको मिले। तो ये कुछ इनके मैनेजमेंट की यहाँ पे हमने देख लिया कि मैनेजमेंट की कमेंट्री है। इसके बाद हम वापस चलते हैं हमारे डेटा पे। तो ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न का कंपैरिजन, ये 2007 के सामने 2022 का। अगर 2007 में हम देखें तो यहाँ पे इनके प्रोमोटर्स का जो स्टेक था वो 54.60% था, जो कि आज 38% है। उसके बाद इनके जो एफआईआई का जो स्टेक था वो 15% से बढ़कर के 31%, यानी कि एफआईआई वालों ने काफी ज्यादा स्टेक यहाँ पे उन्होंने अपना यहाँ पे बढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ज्यादातर स्टेक यहाँ पे एफआईआई और डीआई का दिख रहा है, और पब्लिक का स्टेक यहाँ पे हमको यहाँ पे कम दिख रहा है। ये तो होगा इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब इसके बाद हम इसके कुछ टेक्निकल्स को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे इसके बाइंग रेंज क्या हो सकते हैं, टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं इसके चार्ट पे। तो दोस्तों ये है नौकरी का हमारा मंथली टाइम फ्रेम वाला चार्ट। अगर हम इसमें देखें तो इसका जो बाइंग रेंज निकल के आ रहा है वो 2900 से लेकर के 2600 के रेंज में इसका बाइंग रेंज निकल के आ रहा है, और इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 9129, ये आने वाले 3 सालों में इसका ये यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा नौकरी का पूरा ये Q3 का रिजल्ट एनालिसिस। तो इस रिजल्ट एनालिसिस में हमने देखा इसका हिस्ट्री कैसा है, इसने कौन कौन से कंपनी में कैसे इन्वेस्ट किया है, इसमें कैसे एक्सेप्शनल गेन्स लॉस से कर रहे हैं। फिर इनके करंट ट्रेंड के साथ हमने 9 मंथ का रिजल्ट भी देखा, इसके सेगमेंटल रेवेन्यूज देख लिए, इनके हमने मेजर खर्चे देख लिए, इनके वैल्यूएशन देख लिया। ये पूरा अभी एनालिसिस के बाद ये वीडियो को मैं वाइंड अप करने से पहले एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि हमारा जो प्रॉफिट फ्रॉम इट जो है वो ना ही कोई टिप प्रोवाइडर कंपनी है और ना ही कोई रिकमेंडेशन वाला कंपनी है। ये जो हम पूरा रिसर्च करते हैं, ये पूरा डेटा हम बीएससी की वेबसाइट से लेकर के उसका रिसर्च करते हैं। तो अगर आप इसमें जब भी इन्वेस्ट करना चाहो तो आप खुद का एनालिसिस खुद कर लो, या फिर अपने इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट को कंसल्ट करके ही इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर लेना। थैंक यू।